सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की, जो आज चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट पक्का करने के लिए मैदान में उतरेगी। मुकाबला दोपहर को 2:30 बजे से शुरू होगा। दुबई में यह मुकाबला होने जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप स्टेज में शानदार परफॉर्मेंस से तीनों मैच जीतकर अजय टीम इंडिया आज फाइनल में पहुंचने के लिए ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। टीम इंडिया में बदलाव की उम्मीद कम है, 4 स्पिनर के साथ उतर सकती है। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वरुण चक्रवर्ती के शानदार प्रदर्शन के बाद ये लुभावना विकल्प लग रहा है। इस बात से कंगारू खौफजदा हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने कहा है, हमारे लिए मैच का परिणाम शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके स्पिनर्स का सामना कैसे करते हैं। टीम इंडिया फाइनल के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के लिए भी उतरेगी। 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत को हार का सामना करना पड़ा था। पिछले 14 साल में टीम इंडिया आईसीसी टूर्नामेंट में एक भी नॉकआउट मैच में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाई है। आज हिसाब बराबर करने का मौका है, जिसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली से बहुत उम्मीदें हैं। रोहित शर्मा ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 45 वनडे मैच खेले हैं और 8 शतक लगाए हैं, तो विराट कोहली भी 8 शतक जड़ चुके हैं। अब देखिए, टीम इंडिया की जीत के लिए पूरे देश में पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। वाराणसी के प्राचीन शिव मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की, दुग्ध अभिषेक किया, महाआरती की। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, लोगों ने सेमीफाइनल में टीम इंडिया की जीत की कामना की और टीम इंडिया के फैंस को पूरा भरोसा है कि भोलेनाथ के आशीर्वाद से टीम इंडिया पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरेगी और न सिर्फ आज सेमीफाइनल जीतेगी बल्कि फाइनल जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी कब्जा करेगी। और चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पंजाब में किसान नेताओं के घर पर पुलिस की तैनाती। कल ही चंडीगढ़ में धरना देने वाले हैं किसान। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल किसानों के साथ बैठक भी की थी और इस बैठक को बीच में छोड़कर चले गए थे भगवंत मान। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि पंजाब में किसान नेताओं के घर पुलिस की तैनाती है। कल किसान चंडीगढ़ में धरना देने वाले हैं। दरअसल पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने लंबे समय से लामबंद हैं और जिस तरीके से देखिए, अब ये एक नया मामला सामने आया पुलिस की कार्रवाई का। चंडीगढ़ में किसान धरना देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंजाब में किसान नेताओं के घर पुलिस की तैनाती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर है महाराष्ट्र से, जहां पर औरंगजेब पर सियासी जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी को औरंगजेब की तारीफ करना महंगा पड़ गया। दरअसल उनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ठाणे की भिवंडी में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं का गुस्सा समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के खिलाफ फूटा है। गुस्से की वजह है अबू आजमी का वो बयान जिसमें उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की थी। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था, एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। औरंगजेब की तारीफ न महाराष्ट्र में सत्ता पक्ष को पसंद आई और न ही विरोधियों को। राष्ट्र पुरुषों का अपमान करना ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए उन्होंने तुरंत माफी मांगनी चाहिए। भाजपा का प्यार सिर्फ बयानों के लिए, बयानबाजी के लिए है कि अभी उन पे कोई एक्शन होगी। अबू आजमी के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। सांसद नरेश महस के कार्यकर्ताओं के साथ ठाणे के वागले पुलिस स्टेशन पहुंचे। शिकायत के बाद पुलिस ने अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। विवाद के बाद अबू आजमी जब सफाई देने सामने आए तो एक बार फिर औरंगजेब की तारीफ कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। तो देखा आपने कैसे एक तरफ तो महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर सियासी पारा हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में भी आज सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। दरअसल महाकुंभ पर सियासी महाभारत के नए अध्याय का आगाज हो सकता है और विपक्ष को यह मौका मिला है महाकुंभ को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान से, जिसमें उन्होंने मौनी अमावस्या को हुई भगदड़ के बारे में जिक्र किया। कहा कि पैनिक ना फैले, इसलिए उस वक्त पर इस हादसे को ज्यादा हाईलाइट नहीं दिया गया। स्नान प्रातः 4 बजे से होना था, लेकिन स्टैम्पेड की घटना के बाद सभी अखाड़े तैयार थे, लेकिन मैंने 3 बजे प्रातः उनसे अनुरोध किया कि स्नान को कुछ देर आपको स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि एक घटना घटित हुई है। घटना पैनिक न हो, इसलिए हमने उसको
हॉस्पिटल तो लोगों को पहुंचाया, उनकी उपचार भी करवाया, कुछ लोगों की दुखद मौत भी हुई, लेकिन हमने इसको बहुत हाईलाइट नहीं होने दिया पहले, क्योंकि घटना पैनिक न हो, क्योंकि हमारे पास उस समय 8 करोड़ लोग, 8 करोड़ श्रद्धालु और संत उस समय प्रयागराज में मौजूद थे। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर आज विधानसभा में हंगामा होने के आसार हैं। दरअसल आज दोपहर में सीएम योगी विधानसभा में बजट पर चल रही चर्चा का जवाब देंगे, बजट की खूबियां और सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे, तो विपक्ष महाकुंभ में भगदड़ के मुद्दे पर एक बार फिर घेरने की कोशिश करेगा। अब देखिए, यूपी के साथ साथ नजरें बिहार विधानसभा पर भी रहने वाली हैं, जहां पर चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी बजट सेशन चल रहा है और कल जो बजट पेश किया गया उसमें ये उम्मीद थी कि महिलाओं के लिए फ्री कैश स्कीम का ऐलान होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब इसको लेकर विपक्ष नीतीश सरकार को घेर सकता है। बिहार में कुल 3,17,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। बजट में हाईवे से लेकर एयरपोर्ट का ऐलान किया गया। सरकार कह रही है कि हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। लालू और राबड़ी ने जिस बिहार को खटारा बना दिया था, उसको नीतीश कुमार जी ने 3,17,000 करोड़ का एक समृद्ध बिहार बनाने का काम किया। सरकार कह रही है कि बजट बिहार को विकास के रास्ते पर और आगे ले जाएगा, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरने का मुद्दा तलाश लिया है। ये मुद्दा है महिलाओं का। हमने कहा था कि भाई महिलाओं को 2,500 रुपये महीने मिलने चाहिए। 65% महिलाओं को खून की कमी है। कम से कम आर्थिक न्याय मिलता तो इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल किया जाता। वैसे बजट में महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस सेवा, ई रिक्शा, 2 पहिया गाड़ी खरीदने पर नकद अनुदान, पटना में महिला हाट की स्थापना, पटना में महिलाओं के लिए जिम ऑन व्हील्स, हर पंचायत में कन्या विवाह मंडप और सरकारी बसों की नौकरी में महिलाओं को 33% आरक्षण का ऐलान किया गया है। लेकिन विरोधी महिलाओं को सीधे आर्थिक मदद नहीं दिए जाने के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। और कल बिहार विधानसभा में बजट के दौरान एक तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। आखिर कौन सी वो तस्वीर है, आइए आपको दिखाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ठीक बगल में खड़े होकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बजट पेश कर रहे थे। करीब 13 मिनट बाद सीएम नीतीश कुछ इशारा करने लगे। 13 सेकंड की इस वीडियो में नीतीश मुंह बनाकर कुल 8 बार इशारा करते दिखे। सीएम के ठीक सामने कुर्सी नेता विपक्ष की होती है, इसलिए नीतीश इशारों में बात तेजस्वी से कर रहे थे। कुछ देर बाद ही तेजस्वी यादव जब सदन से बाहर निकले तो उन्होंने इशारेबाजी की इस कहानी से पर्दा उठा दिया। इशारों में बातचीत हुई है। तो हर किसी को इशारा करते रहते हैं। उनको इशारा कर रहे थे, काय मुँह चबा रहे हो, बड़ा नोटिस कर रहे थे हम पे। फिर हमने देखा है भाई पल्स, खाना खा के आए थे तो लंच करके आए थे तो हम पल्स लिए हुए थे, पल्स खा रहे थे। सवाल यह है कि जो तेजस्वी कह रहे हैं क्या वही सच है, या पलटीबाजी को लेकर जो चर्चा बिहार में चलती रहती है उसकी ओर कोई इशारा तो नहीं। अब इशारों में नीतीश तेजस्वी से क्या कहना चाहते थे ये तो उन्हें ही बेहतर पता होगा। चलिए 60 सेकंड न्यूज में आगे बढ़ेंगे और देखिए, सियासी विश्लेषण मायावती के उस फैसले का भी हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से ही बाहर कर दिया है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि आकाश आनंद क्या करते हैं और क्या कहते हैं। तस्वीरें 27 मार्च 2023 की हैं, जब मायावती अपने सियासी वारिस माने जा रहे आकाश आनंद की प्रज्ञा से शादी की गवाह बनी थी। अभी 2 साल भी पूरे नहीं हुए थे, मायावती ने आकाश आनंद को पहले विरासत से और अब पार्टी से निकाल दिया। मायावती ने जो बयान जारी किया उसमें लिखा, अशोक सिद्धार्थ का बेटी प्रज्ञा पर प्रभाव और प्रज्ञा का पति आकाश आनंद पर असर पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। इसी के चलते आकाश का पॉलिटिकल करियर खराब हो गया। रविवार को जब आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली गई थी, तब आकाश ने कहा था कि बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। हालांकि मायावती को यह बयान भी पसंद नहीं आया और उन्होंने भतीजे को पार्टी से भी निकाल दिया। बहुजन समाज पार्टी में सीधे जो है फांसी की सजा होती है, वही नोटिस नहीं। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला। 2022 की विधानसभा में सिर्फ 1 सीट मिली। अब 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। नजर इस बात पर है कि इस बार बीएसपी का क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर सत्ता में आई बीजेपी और विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब केजरीवाल पर तंज कसते हुए आतिशी को चेताया, कहा कि कहीं आतिशी का हाल भी स्वाति मालीवाल जैसा ना हो जाए। दिल्ली विधानसभा में हर दिन नया दंगल देखने को मिल रहा है। कल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी के बहाने केजरीवाल को फिर घेरा। मुझे चिंता होती है आतिशी जी की, बहन है हमारी,
कि आतिशी जी, आप केजरीवाल साहब का इतना साइड ना लीजिए, इतना साइड ना लीजिए। स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुला करके उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकते हैं, तो आतिशी जी आप भी कोई दूर नहीं है, इस बात की मुझे चिंता है। वार हुआ तो पलटवार भी हुआ। आतिशी ने कहा कि जनता ने बीजेपी को काम करने के लिए चुना है, गालियां देने के लिए नहीं। जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। विवादों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज से विपश्यना के लिए पंजाब के होशियारपुर जाने वाले हैं। और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देंगे। सीएम फडणवीस ने धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा है। देखिए, चर्चाएं लगातार चल रही थी कि धनंजय मुंडे आज इस्तीफा दे सकते हैं और ऐसे में ये कंफर्म हो गया। गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। गणेश, क्या ये मान लिया जाए, ये कंफर्म है कि धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देंगे? जी बिल्कुल, देखिए मराठा समाज काफी आक्रामक था। पिछले कई दिनों से लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था, क्योंकि जिस व्यक्ति पर सरपंच संतोष देशमुख की हत्या करवाने का या करने का आरोप है, वाल्मीकि कराड, ये धनंजय मुंडे का बेहद करीबी है। और इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही धनंजय मुंडे इस पूरे मामले में मास्टरमाइंड है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन कोई सबूत नहीं आ रहे थे। लेकिन कल कुछ तस्वीरें मीडिया को मिली जिसमें संतोष देशमुख की हत्या करते समय जिन लोगों ने उन्हें मारा था, उनके फोटोग्राफ्स या उन्होंने लिए फोटोग्राफ्स वायरल हुए, जिसमें वो उन्हें मारते हुए दिख रहे हैं, उनकी बॉडी नीचे पड़ी है, फोटोग्राफ में वो हंसते हुए दिख रहे हैं, सेल्फी निकालते हुए दिख रहे हैं और बर्बरता उसमें दिख रही है, जिसकी वजह से मराठा समाज काफी आक्रामक हो गया था। और संभवतः आज या कल में मराठा समाज की तरफ से तीव्र आंदोलन और हिंसक आंदोलन भी इन तस्वीरों को सार्वजनिक होने के बाद में हो सकता था। जी। इसी के मद्देनजर या इसको ध्यान में रखते हुए फडणवीस और अजित पवार के बीच कल रात बैठक हुई। उसके बाद धनंजय मुंडे के साथ देवेंद्र फडणवीस ने बैठक की और मराठा समाज की आक्रामकता को देखते हुए या उनकी नाराजगी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और अभी सेशन चल रहा है, सेशन के दौरान ही उनका इस्तीफा लिया जाएगा। आज वो इस्तीफा देंगे फडणवीस के आदेश के बाद में, ऐसी जानकारी मिली, जिससे मराठा समाज की नाराजगी या उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है और महाराष्ट्र में तनावपूर्ण। कुल मिलाकर बहुत ज्यादा प्रेशर इस्तीफे को लेकर नजर आ रहा था और इसी बीच ये बड़ी खबर कि धनंजय मुंडे आज इस्तीफा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका गणेश, अपडेट्स पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिंदी और डिलिमिटेशन को लेकर विवाद के बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी है ताकि लोकसभा की सीटें बढ़ सकें। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन नागपट्टिनम में एक विवाह समारोह में पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा, कई साल पहले नवविवाहितों को सलाह दी जाती थी कि वे शादी के तुरंत बाद बच्चे पैदा न करें, लेकिन अब ये सलाह नहीं दी जानी चाहिए और इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि अधिक जनसंख्या होने पर ही अधिक सांसद सुनिश्चित होंगे, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया जनसंख्या के आधार पर होगी। 2026 के डिलिमिटेशन में तमिलनाडु ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत की सीटें घटने का अंदेशा जता रहे, जबकि बीजेपी जनता को बरगलाने का आरोप लगा रही है। There is no connection between why he would want to say no to delimitation. Basically, he is not clear by himself. What is the meaning for this? Just to oppose delimitation to bring more number of voters? You should give birth to children. When is going to be the next delimitation? Very soon, in a year or two. Now, if the wedded couple give birth to children, will they be ready for the voting? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर है कर्नाटक से, जहां पर विधानसभा में रिक्लाइनर और मसाज चेयर लगाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। ये रिक्लाइनर और मसाज चेयर कर्नाटक विधानसभा में लाई गई है। 15 रिक्लाइनर और 2 मसाज चेयर लगाने के पीछे मकसद है सदन की कार्यवाही में विधायकों की उपस्थिति बढ़ाना। कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के मुताबिक कुछ वरिष्ठ विधायकों ने लंच के बाद आराम करने के लिए जगह मांगी थी, जिसके बाद उन्होंने रिक्लाइनर और मसाज चेयर किराए पर लगवाने का फैसला किया ताकि लंच के बाद विधायक झटपट झपकी लें और फिर सदन में आकर कार्यवाही में हिस्सा लें। लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है।
No, it's really surprising when the state government, when the Congress government is finding it difficult to raise the resources. But when it comes to Vidhan Sabha, all the luxurious things, I don't think it was required at this juncture. बीजेपी ने इसे फिजूल खर्ची बताया है तो स्पीकर ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने भी इसकी डिमांड की थी। BJP people only, leaders only told me, you don't pay it, put it in one place only, ruling party, put it in our opposition party also. There was a demand from them also. And I don't think nothing special in this. देखिए, महाकुंभ से चर्चित हुई हर्षा रिछारिया ने आरोप लगाया है कि फेक आईडीज बनाकर सोशल मीडिया पर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और अब उन्होंने इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। महाकुंभ की इन्हीं तस्वीरों के जरिए हर्षा रिछारिया सुर्खियों में आई थी। विवाद तब बढ़ा था जब कई लोगों ने इस तरह अमृत स्नान के दौरान रथ पर उनकी सवारी को लेकर सवाल उठाए थे। महाकुंभ खत्म हो गया, लेकिन विवादों से हर्षा का पीछा नहीं छूट रहा है। अब उनका आरोप है कि ट्रोलिंग के बाद अब फेक आईडी के जरिए उनके फर्जी वीडियो बनाकर बदनाम किया जा रहा है। अमर्यादित वीडियो मैंने अपने आंखों के सामने देखा तो उससे मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। फिर इस तरह के और भी वीडियोस मैंने देखे और तब मैंने ये डिसाइड किया कि इसके लिए अब कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा। नो डाउट मैं बीच में स्ट्रेस में आई थी, मैं टूटी भी थी। मैंने इन सब के खिलाफ लगभग 55 आईडीज के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई है। साइबर पुलिस ने हर्षा रिछारिया की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है। मुझे आश्वासन दिया गया है और ये बोला गया है कि बहुत जल्दी ही उन सब आईडीज को पहले बैन किया जाएगा और उन वीडियोस के एआई वीडियोस के जो सोर्स है उन सोर्स तक पहुंचकर उन चीजों को खत्म किया जाएगा। हर्षा रिछारिया ने पिछले दिनों खुदकुशी की भी धमकी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हुए मौसम का अपडेट भी आपको दे दें। मार्च में भी पहाड़ों पर ठंड का टॉर्चर जारी है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड तक लगातार होती बर्फबारी की वजह से मौसम ने यू टर्न ले लिया है, तो वहीं इसे दहशत की दस्तक भी माना जा रहा है। रास्तों पर जमी बर्फ की चादर को हटाने की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बनिहाल से आई हैं, जहां मार्च में दिसंबर जैसी बर्फबारी का दौर मुसीबत का सबब बन गया है। नजारों को सुंदर और जिंदगी को दुश्वार बनाने वाली बर्फबारी की तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं। डोडा हो, बारामूला या बनिहाल, कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में हर जगह भारी बर्फबारी हो रही है। रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बर्फबारी का सिलसिला थम नहीं रहा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के डोडा की हैं, जहां बर्फबारी के ताजा दौर के बाद नीचे जमीन सफेद चादर से ढकी हुई है तो आसमान धुंध और बादलों के सफेद आगोश में है। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें भी जम्मू कश्मीर से जुदा नहीं हैं। यहाँ भी जगह जगह बर्फबारी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि किसी को भी इस समय बर्फबारी की उम्मीद नहीं थी। कुछ मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आई थिंक बहुत साल बाद शायद मार्च में इतना ज्यादा स्नोफॉल्स हो रहा है। जो लोग कनाडा से हमें कॉल करते हैं, स्नोफॉल दिखाते हैं, अब हम उनको दिखाएंगे कि देखो हमारे इंडिया में भी ऐसा होता है। देखिए, यूपी में कल बड़ा रेल हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली के आनंद विहार से पुरी जा रही ट्रेन में 2 डब्बों को जोड़ने वाली कपलिंग टूट गई और ट्रेन अलग अलग हिस्सों में बट गई। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर खड़ी ये नंदन कानन एक्सप्रेस है। ये ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार से ओडिशा के पुरी जाती है। स्टेशन से रवाना होने के बाद ट्रेन कुछ ही दूरी पर गई थी कि एक डिब्बे की कपलिंग टूट गई और ट्रेन 2 भागों में बट गई। जैसे ट्रेन पार्ट हो गई थी, फिर दोनों जो पार्टी ट्रेन है दोनों को लाया गया है एक साथ प्लेटफॉर्म एक नंबर 1 को 8 पर, फिर डैमेज कोच को काट करके फिर पुनः जो है 7 पर गाड़ी को रेडी करवाया जाएगा और 7 से ही गाड़ी को खुलवाई जाएगी। इस दौरान कितने देर खड़ी रही पार्ट होने के बाद? करीब 1.5-2 घंटे रही है। जैसे ही रेलवे के अधिकारियों को एक खबर लगी, ट्रेन के दोनों हिस्सों को पंडित दीनदयाल स्टेशन पर लाया गया। एक कोच जो क्षतिग्रस्त था उसे हटाकर सभी बोगियों को जोड़ा गया और फिर ट्रेन रवाना की गई। समझ में तो नहीं आया, आवाज आया जैसे लग रहा है कोई कह रहा है आग लग गया इसमें, फिर धुआं से होने लगा। थोड़ी सी जाके देखे तो ये इंजन अलग हो गया, इधर का बोगी अलग उधर का बोगी अलग। स्लो था इसलिए हम लोग बच गई। थोड़ा तेज रहता है तो हम लोग क्या होता हम लोग के साथ ये नहीं पता। वो मतलब इंजन के साथ 5 बोगी के साथ इंजन आगे चला गया।